सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो आया है वो किसने रिलीज किया है? हाँ, यूएन ने। यूएन के कौन से डिपार्टमेंट ने? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। किसका डिपार्टमेंट है ये? यूएन का। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। इसका एक पॉपुलेशन डिवीजन है। जनसंख्या प्रभाग। सो यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, उसका पॉपुलेशन डिवीजन ये रिपोर्ट रिलीज किया है। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, दैट इज विश्व जनसंख्या संभावनाएं। ठीक है, और ये कौन से ईयर के लिए है? 2022, इस साल के लिए। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये किस चीज के लिए रिगार्डिंग है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब उस, हाँ, फ्यूचर, ये भी प्रोस्पेक्ट ही है ना। हाँ, तो प्रोस्पेक्ट क्या है पॉपुलेशन का? ठीक है, क्या संभावना है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो कितने स्पीड से बढ़ेगा? समझ में आ रहा? ये सारी चीज इसमें बताई गई है। और ये चूंकि यूएन ने निकाला है, वर्ल्ड रिपोर्ट है, तो ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब के लिए है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का इशू हमेशा इंडिया में भी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, और जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह उससे रिलेटेड कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है, तो इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, इसमें ये जो रिपोर्ट है ये बायनियल रिपोर्ट है, मतलब यस, द्विवार्षिक। बायनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आता है। ठीक है, हर 2 साल पे आता है। और ये कब से आ रहा है? सिंस 1951। 1951 से रिलीज हो रहा है रिपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या कहा गया है? सबसे जो मेन बात है इंडिया के बारे में। यस, चाइना को सरपास कर देगा। ठीक है, चाइना का पॉपुलेशन अभी नंबर 1 पे है, तो चाइना को हम लोग क्या कर देंगे? ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाएंगे। बाकी किसी में तो भी आ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम पॉपुलेशन पे ही आ जाएं। राइट, यस। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टेड, दिस इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब भविष्यवाणी की जा रही है। प्रोजेक्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल सरपास दैट ऑफ चाइना। सरपास मतलब उसको क्रॉस कर जाएगा, ऑफ चाइना। कौन से ईयर में? इन द ईयर 2023। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब ये जो है ये फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, क्योंकि जब पॉपुलेशन की बात होती है तो पॉपुलेशन में 2-3 टर्म होते हैं। एक फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बोले तो प्रजनन। ठीक है, कि क्या फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर क्या है। उसके बाद होता है प्रजनन से जुड़ा हुआ, जब प्रजनन होगा तो क्या होगा? दूसरा मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है ना, मृत्यु दर।
क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रजनन होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बाद जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो उसमें जो माँ होती है उसकी अक्सर काफी टाइम, अक्सर नहीं मतलब काफी टाइम उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इशू है कि हमें क्या करना होता है, हमें मैटरनल मोर्टेलिटी को बढ़ाना होता है या कम करना होता है, कम करना होता है। और फर्टिलिटी रेट को घटाना होता है, बढ़ाना होता है, क्या करना है फर्टिलिटी रेट को, तो क्या डिपेंड करता है। यस, मतलब हमें बेसिकली उसका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक्शन लेना होता है। अगर पॉपुलेशन काफी रैपिडली बढ़ रहा है तो हमें कम करना होता है, और अगर पॉपुलेशन काफी घट रहा है तो हमें क्या करना होता है, फिर उसे बढ़ाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर सिचुएशन में पॉपुलेशन घटाना ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। जनरली हम लोग जब से मतलब स्कूल से ही, बचपन से ही सुनते आए हैं क्या, कि पॉपुलेशन को कम करना है, तो हमारे दिमाग में घुस गया है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब हार्मफुल है। ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो कंट्री है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है या नहीं, ये हमें देखना होता है। कि हमारे पास, जैसे कि सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो कि मेरा इनकम जो भी है, से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया है, मान लो ये इनकम को मैं रिसोर्सेस लिख दिया, ये रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मेरा इनकम के रूप में मेजर कर रहा हूं। तो मेरा जो भी लोग होंगे, पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन पे एक्सपेंडिचर होगा ना, खर्चा होगा। तो मेरा पॉपुलेशन इतना ही होना चाहिए कि जितना मेरा इनकम है, जितना मेरे पास रिसोर्सेस है, चाहे वो लैंड रिसोर्सेस हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, ये रिसोर्सेस उस पॉपुलेशन को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 100, अगर ये 100 के पार जाने लगे, मान लो 120 150 जाने लगे, और मेरे पास 100 का ही इनकम है, तब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को देखना होता है कि हमारे पास लैंड रिसोर्सेज कितना है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना है। समझ में आ गया बात। उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना होता है कि पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट होती है, मैं बताऊंगा अभी। तो इंडिया का वैसे तो बढ़ रहा था अभी तक, लेकिन अभी रिसेंट में घट रहा है। ठीक है, रिसेंट में घट रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। ओके, तो लेकिन अभी भी हम दुनिया में बाकी लोगों से ज्यादा हैं। ओके, और इंडिया की पॉपुलेशन तो घट रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इवनली नहीं घट रही है, मतलब हर रीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज ये पॉपुलेशन वैरी कर रही है। जैसे कुछ रीजन में, कुछ क्षेत्र में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कुछ ऐसी कम्युनिटी है जहां पर पॉपुलेशन घट रहा है, कुछ कम्युनिटी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कुछ सोशल क्लास ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन घट रहा है, कुछ सोशल क्लास ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम जब मेजर करते हैं तो पॉपुलेशन घट रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को ध्यान रखना आप। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसमें कुछ ज्यादा वैसे जानने वाली क्या चीज है, इसमें सब फैक्ट्स ही है। फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग इस रिपोर्ट की, मतलब इस रिपोर्ट में क्या है, क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन 2030 तक हो जाएगा अराउंड 8.5 बिलियन, अराउंड 8.5 बिलियन। ठीक है, और 2050 तक 9.7 बिलियन, एंड देन 2100, 2100 तक 10.4 बिलियन। और
2020 में 2020 में ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो गिर गया, फेल डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम गिरा कितना? अंडर 1% पर ईयर, अंडर 1% पर एनम, मतलब 1% से कम ग्रोथ रेट पहली बार हुआ है 2020 में, ठीक है। 1% से कम ग्रोथ रेट है सिंस 1950। ये कब से? 1950 से ये पहली बार हुआ है। 1950 से लेकर अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2020 में मेरा ग्रोथ रेट, मतलब वर्ल्ड के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हुआ है? 1% से कम हुआ है। समझ में आ गया? और उसके बाद जो रेट है ये हो गया, हाँ ओके। और जो हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा इन 8 कंट्रीज अप टू 2050 जो होगा ये 8 कंट्री में अकेले इंक्रीज होगा। मतलब जितना प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का ग्रोथ होने वाला है उस पॉपुलेशन का 50% से भी ज्यादा ग्रोथ कहां पर होने वाला है? सिर्फ 8 कंट्रीज में। समझ में आ गया? 2050 तक। और ये 8 कंट्री में अपना इंडिया भी है, ठीक है। तो लिख लो 8 कंट्री के नाम। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिख दूं यहां पर कि लिख लोगे? साइड हो जाओ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चलो मैं लिख देता हूं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे DRC भी कहते हैं। एंड देन इजिप्ट, इथियोपिया, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, एंड तंजानिया एंड इंडिया। ठीक है, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों है। बाकी सब कंट्री जो है वो मेनली अफ्रीका रीजन के हैं, ठीक है। सारे कंट्री ऑलमोस्ट अफ्रीका, सारे ऑलमोस्ट क्या सारे ही अफ्रीका के हैं, ठीक है। DRC भी अफ्रीका में है, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया, सॉरी फिलीपींस जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। और बाकी तंजानिया भी अफ्रीका में है, इंडिया और पाकिस्तान अपने आप पे तो है ही। बाकी पॉपुलेशन ऑफ, इसमें एक और बात कही गई है कि एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब वृद्धों की एल्डरली पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। बड़े बूढ़े लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, वो बढ़ रहे हैं। और ये जो इनको किनको बुजुर्ग माना है? ये लोग 65 ईयर्स से अबव, 65 ईयर एंड अबव, ठीक है। और ये कितने से बढ़ेगा?
फ्रॉम 10% इन 22, फ्रॉम 10% in 2022 to 16% in 2050। ठीक है, तो 10% से बढ़ेगा, 10% अभी है लेकिन 16% हो जाएगा 2050 तक। किसका पॉपुलेशन? बूढ़े लोगों का। ठीक है, हम लोग भी आ जाएंगे उसमें। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? क्या होता है बताओ? ओके, ठीक है, और कुछ? हम्म, बताओ। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं पता? डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब, जो डेमोग्राफी तो पता ही है, जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड मतलब फायदा, डिविडेंड तो पता ही है, डिविडेंड मतलब शेयर इन प्रॉफिट। तो पॉपुलेशन से फायदा कब होगा? तो ये बूढ़े लोग कर रहे हैं, इनको स्किल प्रोवाइड करोगे तो क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है हमारा, उस पॉपुलेशन में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो लोग काम कर सकते हैं, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो लोग काम कर पाएंगे। और जब ज्यादा काम करेंगे तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो होगा, जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आ रहा बात? तो इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। समझ में आ रहा बात? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के पास युवा ज्यादा हैं, ठीक है, सब जवान हो गए हैं, तो इसीलिए इनको क्या करना है। लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग एज पॉपुलेशन से हमें डिविडेंड कब मिल पाएगा ज्यादा से ज्यादा? किस पे? हाँ, तो ह्यूमन कैपिटल पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उनको हेल्थ, एजुकेशन और उनका स्किल डेवलपमेंट करके, ठीक है, मेनली स्किल डेवलपमेंट से। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है अभी इस समय, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो एनएसडीसी जो है वो क्या करता है? स्किल डेवलपमेंट करता है लोगों का, ठीक है, ट्रेनिंग देता है, सर्टिफिकेट देता है। आईटीआई वगैरह क्या है आपका? स्किल डेवलपमेंट के लिए तो है, आईटीआई सुना है ना? तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक और बाकी अलग अलग जो टेक्निकल जो फील्ड के लोग होते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग देता है, ताकि आपका स्किल डेवलपमेंट हो और आप क्या कर सको? आप एम्प्लॉयबल हो सको। क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और ये फैक्ट है, ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे कहते हैं कि जॉब नहीं है। मुझे तो आज तक कभी अनएम्प्लॉयड मैं नहीं बैठा रहना पड़ा। जब भी मैं बैठा हूं अनएम्प्लॉयड तो मैं अपनी इच्छा से बैठा हूं, मतलब ऐसा नहीं है। और ये फैक्ट है, दिस इज नॉट ए ईगो, मतलब ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, फर्क इतना हो सकता है कि आपका जितना एक्सपेक्टेशन है उससे कम मिलेगा। आपको जो एक्सपेक्टेशन है प्रोफाइल का, जॉब प्रोफाइल, वो प्रोफाइल नहीं मिलेगा। आपको जितना इनकम चाहिए वो इनकम नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जॉब तो जनरली मिल जाता है। हाँ, ऑफकोर्स जॉब की भी कमी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो कमी है वो है स्किल्स की लोगों के अंदर, ठीक है। यहां पर जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो लोग अब जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखा है मैंने, जो अपने कॉलेज वगैरह में देखा है, या जो मेरे साथ जो पढ़े हैं बहुत सारे लोग, उन लोगों को देखा है। अब वो लोग क्या करते हैं जनरली, जो लोग प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं, अब मान लो जो सीए वगैरह कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको तो प्रोफेशनल स्किल्स मिल जाता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ दिल्ली का, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर जो मैंने देखा है, तो वहां पर जनरली क्या होता है कि लोग एग्जाम आता है, एग्जाम के दिन पढ़ते हैं। कॉलेज में जनरली, यूनिवर्सिटीज में
डिग्री कॉलेज वगैरह में या जूनियर कॉलेज जो भी होता है, एग्जाम से पहले जनरली कुछ बच्चे ऑफकोर्स सिंसियर होते हैं, वो तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या करता है, वो एग्जाम से पहले पढ़ेगा। उसको सिलेबस भी नहीं पता होता है, उसको टॉपिक का कंसेप्ट पता ही नहीं है, उसको नॉलेज है ही नहीं। अब उसको जब अकाउंट पढ़ रहा है और अकाउंटिंग पता ही नहीं है, वो एग्जाम से एक दिन पहले से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या अकाउंटिंग करेगा वो? समझ में आ रहा है बात? तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब जब पढ़ोगे ही नहीं वहां पर सिंसियरली, जब आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप ही नहीं करोगे। अब मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे गांव में भी देखा है, मैं गांव में भी जाता हूं तो वहां भी देखता हूं कि वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे गांव में बच्चे सुबह सुबह वहां पर साइकिल लेके चल देते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक नोटबुक लेते हैं और पैंट में डालते हैं और उसके बाद या साइकिल के पीछे रखेंगे और चल देते हैं, और वहां पर जाने के बाद उनको सिर्फ कंप्यूटर ऑन करके और टैली ऑन करवा दिया, टैली में एक एंट्री बता दिया, बस ये एंट्री पास करो, हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो लोग जाते हैं वहां पर सर्टिफिकेट लेने के लिए, मतलब ताकि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि मैं एग्जाम के लिए कहीं पर अप्लाई कर सकूं या कहीं पर दिखा सकूं। तो ये जो सिर्फ सर्टिफिकेट कल्चर है ना, जो सर्टिफिकेट कल्चर, डिग्री कल्चर, ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि लोगों के पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, लेकिन वो सर्टिफिकेट और डिग्री रियल सेंस में उन लोगों ने अर्न नहीं किया है, डिजर्विंग नहीं है वो लोग। तो ये मेन प्रॉब्लम है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को ये पता है कि लोगों के पास स्किल सेट नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने सेंटर चालू किया, वहां पे भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे भी लोगों ने एनरोल करवा के और सिर्फ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। लोग जा रहे हैं वहां पर एनरोल करवा दिया, वहां पर जाते भी हैं और उसके बाद फिर वहां से सर्टिफिकेट लेते हैं और बस हो गया उनका स्किल डेवलपमेंट। तो जब तक काम नहीं करोगे तो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट से थोड़े आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे तो मैं तो बहुत सारा सर्टिफिकेट ले लूं, डॉक्टर का भी ले लूं, इंजीनियर का भी ले लूं, साइंटिस्ट का भी ले लूं, इससे क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है, अगर आपको किसी को भी इनफैक्ट जॉब चाहिए तो आपका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग के पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स है और वो लोग काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं या काफी ज्यादा कमाते हैं, महीने के लाखों करोड़ों भी कमाते हैं, लाखों लाखों कमाते हैं, है कि नहीं? मैं यहीं पर देखता हूं, यहीं पर जितने जो रोड पे जो फूड स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो अगर कि जिसको भी पोहा बनाने आ रहा है, पोहा बनाने वाला यहां पर मैंने देखा है, वो महीने का कितना कमा सकता है? अंदाजा बताओ बताओ बताओ। हाँ, 1 लाख, 1 लाख कमाएगा? बताओ, 50-60 हज़ार? और कोई बताएगा? 1000? बताओ कोई। पोहा तो सब लोग खाते ही होंगे यहाँ पर, तो सुबह में पोहा ही मिलता है और कुछ तो मिलता भी नहीं है, बड़ा पाव थोड़े मिलेगा यहाँ पे। 40-50 ग्रॉस, ओके, चलो, मतलब बिडिंग यहाँ पर नीचे ही जा रही है। हाँ, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, आई नो। अरे हाँ, वही 25, 30, 35, चलो ठीक है, 25 एवरेज पकड़ लो। अब तुम लोग यहाँ पर पोहा का ठेला नहीं लगाना है, तो अब 25 रुपया मान लो, और उन लोग की ऑन एन एवरेज तुमको 500 प्लेट जाता है, 500 प्लेट डेली, और ये मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है ऑब्जर्व करना, मैं जिस फील्ड से आता हूं वहां पर मेरा प्रोफेशन ही था ऑब्जर्व करना, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो मैं ये ऑब्जर्व करते रहता हूं और मेरे पास कुछ सोर्सेस है, मैं वहां से पता करते रहता हूं, ठीक है? बिकॉज क्योंकि मुझे इस सोसाइटी से ही सोसाइटी के बारे में तो पढ़ना है, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो सोसाइटी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ना कि किताब में से सिर्फ किताब में जो लिखा है उसको अगर जब मुझे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन में जब गैदर करूंगा तब ज्यादा उसे कोरिलेट कर पाऊंगा। तो आप लोग सोचो कहां पर थे, इसमें से आप 1 0 हटा के आपका एस्टिमेट था, ज्यादा से ज्यादा लोग 60, 70, 80 तक पहुंचे, 1 लाख कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया, ठीक है? और इतना मैं आपको बता रहा हूं, इतना जो सीए वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग 10-15 साल के बाद
10 साल के मिनिमम जॉब के बाद, एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद, जब लगभग बूढ़े होने जाते हैं, तब वो लोग की इतनी सैलरी पहुंचती है। समझ में आ रहा है? और आईएएस लोग की तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आईएएस लोग की सैलरी 70-80 हज़ार से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम उन लोग की, मुझे लगता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की 2-2.5 लाख के आसपास सैलरी होती है। ठीक है, हाँ, ऑफकोर्स पर्क्स वगैरह मिलता है उनको। तो ये है उनकी इनकम। क्यों? लेकिन उनके पास पोहा बनाने का स्किल्स है। ठीक है, वो पोहा बनाने का स्किल्स है, तब ना। मुझे पोहा बनाना पड़े तो मैं थोड़े बना पाऊंगा। ठीक है, मैं तो बनाने की कोशिश करता हूं, कभी कभी मैं खुद ही नहीं खा पाता हूं। तो ये होता है, क्योंकि आपको जो अंदर स्किल्स रहेगा तो आप तब कोई भी काम कर सकते हो। तो मतलब इसलिए क्या होता है, मेनली आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट स्किल्स पे फोकस कर रही है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए दिया, क्योंकि आप लोग यहां पर किसी को भी देख लो, छोला भटूरा वगैरह वाला, ऐसे से छोला देख, मतलब बेचते हैं कि छोला देख के ही मतलब खाने का मन नहीं करता है, राइट? लेकिन फिर भी खाते हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे। तो और उन लोगों की कमाई सब ऐसे अरेंज होती है। और जो मेस वगैरह वाले हैं, उनकी तो कमाई पूछो ही मत। ठीक है, जो मेस वगैरह में मेस चलाते हैं, यहाँ पर 40-50 रुपया प्लेट देते हैं, लेकिन उनकी कमाई का अंदाजा आपको लगा नहीं सकते हो, जब इसका पोहा वाले का नहीं लगा पा रहे हो तो। डेमोग्राफिक डिविडेंड, एनीवे, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड होने वाला है अभी हमको। ठीक है, बढ़ने वाला है। और इससे क्या हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या होगा कि वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज का पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसलिए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है। इंडिया के बारे में क्या कुछ फाइंडिंग है, ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। थोड़ा सा इंडिया के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, एंड देन विल मूव। फाइंडिंग्स अबाउट इंडिया। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ग्लोबल लेवल पे था। हाँ, तुम हमेशा लेट आते हो, फिर उसके हाँ बिल्कुल जरूरी है, मैं कहाँ मना कर। अच्छा, 1:30 बजे क्लास छूटता है ना? कितने बजे क्लास छूटा था आज? 1:50 से छूटा था। ओ, तो घर पे गए थे तुम खाने? घर पे चले जाते हो? चलो ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि विश्व की पूरी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें इंडिया जो है वो चाइना को सरपास करने वाला है 2023 में पॉपुलेशन में। ठीक है, और बुजुर्गों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो चिंता की बात है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें होने वाला है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हो रहा है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसी सब के बारे में बात करते हैं, बाकी तो पोहा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो फ्यूचर की ही बात होने वाली है। ये प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, ये संभावना हो रही है। ठीक है, आगे की। ठीक है, आने वाले सालों में, आने वाले 20-30-50 सालों में संभावना के होने वाली, उसके बारे में बात हो रही है। तो भविष्य में बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। इस समय युवाओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, चाइना में है, चाइना में पॉपुलेशन कम हो रहा है। ठीक है, सो इंडिया के बारे में लिख लो। इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, इंडिया ग्रोथ रेट 1972 में 2.3% पे था। 2.3%, जो कि अब नाउ इट हैज बीन ड्रॉप्ड टू लेस देन 1%।
ठीक है, मतलब जो हमारा ग्रोथ रेट था, ठीक है, वृद्धि दर किस चीज का, पॉपुलेशन का, कब 1972 में वो 2.3% था, लेकिन अब ये लेस देन 1% हो गया है। ठीक है, तो मतलब कम हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्या है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एग्जामिनेशन में प्री में स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग, आप उसे सही कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन और फैक्ट्स अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। क्लियर? और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब बोले तो कुल प्रजनन दर, ये 5.4 से इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.4 टू लेस देन 2.1। ठीक है, 5.4 क्या था? फर्टिलिटी रेट। ठीक है, पहले, लेकिन अब कितना हो गया है? लेस देन 2.1। ठीक है, ये ग्रोथ रेट है, ये वृद्धि दर है, और ये फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, प्रजनन दर है, दोनों अलग अलग होता है, पता है ना? ग्रोथ रेट बोले तो टोटल पॉपुलेशन का कितना ग्रोथ हो रहा है, फर्टिलिटी रेट बोले तो कितना प्रजनन हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर हम 2.1 पे, ऐसा माना जाता है कि 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है, अगर वो जिसका है, तो इसका मतलब हमने क्या अचीव कर लिया है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। क्या अचीव कर लिया है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, प्रतिस्थापन प्रजनन दर, प्रतिस्थापन प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया ने अचीव कर लिया है। इंडिया हैज अचीव्ड। मतलब जो फर्टिलिटी रेट है हमारा 2.1 जब हो जाता है, 2.1 से नीचे आ गया है, इसीलिए हमने क्या किया है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को अचीव कर चुके हैं। समझ में आ रहा है बात? तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 से होने का मतलब क्या है कि इस जो डेकेड है, ये जो डेकेड है, एक डेकेड में जितना पॉपुलेशन कम होगा, उतना पॉपुलेशन अगले डेकेड में, अगले दशक में फिर से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, क्योंकि जितने लोग पॉपुलेशन मर रहे हैं, उतने लोग पैदा भी तो होने चाहिए ना। नहीं तो सिर्फ मरेंगे लोग और पैदा नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, होगा ना? तो इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो इस डेकेड में जितने लोग मरेंगे, मतलब जितना पॉपुलेशन कम होगा, उतना ही पॉपुलेशन अगले डेकेड में रिप्लेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जब 2.1 पहुंच जाता है, तो इसे माना जाता है कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट सही है या अचीव कर लिया है हमने। ठीक है, अभी तक हमारा 2.1 से ऊपर था, मतलब हम पैदा ज्यादा कर रहे थे और लोग कम मर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब देखो, ये तो स्टेट का जो सेंसस होता है, क्योंकि जब सेंसस होगा, ये वर्ल्ड के यूएन का रिपोर्ट है। ठीक है, जब इंडिया का भी सेंसस होने वाला, लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। अभी सेंसस होने वाला है, लेकिन अभी सस्पेंशन मोड में है। तो जब होगा तब समझ में आएगा स्टेट वाइज पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि जो पॉपुलेशन है वो कम तो हो रहा है, लेकिन रीजन वाइज और कम्युनिटी वाइज पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिफरेंट है।
जिससे कि कोई स्टेट में से फॉर एग्जांपल मान लो, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास फैक्ट्स अभी नहीं है, केरला में मान लो पॉपुलेशन कम हो रहा है, या साउथ में जो भी है, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, जनरली ऐसा माना जाता है कि साउथ का पॉपुलेशन कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फैमिली प्लानिंग, हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि साउथ में पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण तुम बोल रहे हो, तो क्या बोले? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट बोले, मुझे दक्षिण पूर्व समझ में आया। अच्छा, उत्तर, हाँ तब ठीक है, जो भी है। तो जहां पे कुछ स्टेट्स के पॉपुलेशन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट्स के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो बिहार, यूपी, ठीक है, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं थोड़ा बहुत मुझे पता है तो उसके बारे में बता रहा हूं कि बिहार और यूपी में से फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, कम आया है, हो गया कम, पता नहीं, हो सकता है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है, यहां पर कोई अपना स्टेट पे कोई दिल पे मत लेना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर जो मान लो कुछ स्टेट का पॉपुलेशन कम हो रहा है, कुछ स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अब जहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगा वहां की राज्य सरकार है उसके हिसाब से अपना एक्शन लेंगे। समझ में आ रहा बात? क्योंकि मान लो कि नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन कुछ भी हो, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो स्टेट को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए, वो स्टेट वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से वो लोग, फर्टिलिटी रेट के हिसाब से वो लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। तो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना क्या है कि चाइना के पास डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, कम्युनिस्ट कंट्री में तानाशाही होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग कुछ भी रूल बना देंगे, उनको फॉलो करना है सबको। इंडिया में तानाशाही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए तो मेरे अनुसार क्यों पूछते हो यार? हाँ, तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। मैं समझ गया। चलो देखो, दो चीज होता है, अगर पॉपुलेशन, मान लो कि प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टेट का कहना है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और एक्सपर्ट्स का कहना है या कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो दो एक्सपर्ट्स का दो ग्रुप डिवाइडेड है। एक एक्सपर्ट्स कहते हैं क्या कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लॉ लाना पड़ेगा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फोर्सफुल लॉ लाओ, लॉ से रिस्ट्रिक्ट करो। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि हमें परसुएशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, एजुकेशन और परसुएशन पॉलिसी, मतलब लोगों को हमें कन्विंस करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से। तो ये हमें करना, ये दूसरे एक्सपर्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि लोग खुद अवेयर होंगे, खुद एजुकेट होंगे, खुद अपनी इच्छा से कम करेंगे ना, तो वो अपनी इच्छा से करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। तो अब एजुकेशन, उसके लिए हमें एजुकेशन और अवेयरनेस इनको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, किसी के ऊपर इंपोज नहीं किया, किसी के ऊपर थोपा नहीं, अपनी इच्छा से करो, ठीक है। हमने बता दिया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इससे क्या दिक्कत होगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है, उनको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाने से तो फायदा है। बहुत से लोग ऐसे सुनोगे तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वो मेरा काम में तो हाथ बटाएगा, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब उनका ये सोच है, अब उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ, तो यही 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 एजुकेशन से हमें होगा, एजुकेशन फैलाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सेमिनार सेमिनार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, हेल्थ, यस,
यस। और उसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव हो वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ये सब इसीलिए, ठीक है, ताकि ये सब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी कहती है दो बच्चे, क्या वो नारा ना है कोई स्लोगन, बच्चे दो ही अच्छे, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो इस तरीके से सेलिब्रिटी लोग आके, सेलिब्रिटी को लोग हम एंगेज करते हैं ताकि सेलिब्रिटी लोग बोलते हैं तो क्या होता है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम स्पिरिचुअल लीडर को, जो अगर कोई रिलीजियस लीडर को हम लोग एंगेज कर सकते हैं, रिलीजियस लीडर अगर आके बोलें तो लोग उनकी बातों को समझेंगे। तो ये एक तरीका है। और दूसरा कहता है ग्रुप क्या कि नहीं लॉ बनाओ, ठीक है। तो ये दोनों है, दोनों को हम लोग, हमें एग्जाम में क्या करना होता है कि हमें दोनों को चाहिए। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं दोनों ही बातें लिखूंगा, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूड यही करूंगा कि ठीक है, हमें एजुकेशन से और अवेयरनेस से करना चाहिए, ठीक है, हमें कोशिश करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनरली जबरदस्ती नहीं चलना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये नॉर्मल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स है। हाँ, वो कंपल्सन कब होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा आ गया कि जहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था कोविड में, तो वो कंपल्सन हो गया था, लेकिन वो जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हम छोड़ते फ्री तो लोग जैसे ही थोड़ा फ्री छोड़ते थे, आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे लोग क्या करते थे, तुरंत टहलने निकल जाते थे, होता था ना। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे इमरजेंसी आ गया था। तो उस टाइम पे इमरजेंसी आने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था। इसीलिए हमने उस टाइम पे क्या किया, हमने कंपल्सन लगा दिया। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो हम उस टाइप पे फोर्सफुल भी लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल है थोड़ा सा तो कंट्रोल हो सकता है तो हम। और बाकी जो कंपल्सन वाला हुआ था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, कंपल्सरी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के लिए हुआ था, कुछ महीने साल भर के लिए हुआ था, इमरजेंसी के दौरान मेनली हुआ था। तो उस टाइम पे हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में हम उसको छोड़ दिए थे, ठीक है, हमने कंपल्सन मेथड छोड़ दिया। बाकी इसके लिए सबसे डिसीजन लेने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने रिसोर्सेस को देखो और आपका जो पॉपुलेशन है, डिमांड और सप्लाई दोनों को देखो और उसके बाद से डिसीजन लो। उसके लिए आपके पास फैक्ट्स होना चाहिए। और फैक्ट्स कहां से आएगा? सरकारी रिपोर्ट से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट होता है, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट होगा। तो ये सब जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उनसे आप सहारा ले सकते हो। अगर उनके पास, अगर उनसे सहारा लेकर तब आप आंसर लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और खासकर जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है उनमें कभी कभी वो लोग रिकमेंडेशन भी देते हैं कि ये मतलब वो सलाह देते हैं, तो उनके सलाह को कॉपी कर लो, सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम में अगर कोई रिपोर्ट में कोई सलाह दी गई है सरकारी रिपोर्ट में, तो वही सलाह को, उस रिपोर्ट का नाम लिख के वही सलाह लिख दो कंक्लूजन में, वो सबसे सही है, बेस्ट है। हाँ, पीआईबी से लिख सकते हो। पीआईबी तो रिपोर्ट नहीं, पीआईबी तो एजेंसी है। बाकी कोई भी जो, हाँ, कोई भी कमीशन वगैरह बनता है ना, आयोग वगैरह जो गठित होते हैं, या सेंसस हो गया या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, ये सब का आप लिख सकते हो। चलो ठीक है। फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। फर्टिलिटी रेट जो हो रहा है इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब कम हो रहा है। इसीलिए मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ बोलो। क्या? सॉरी। हम्म। हाँ, रखा जा सकता है। मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि जनगणना 10 साल में करेंगे तो वो ना करके 5-5 साल में करेंगे, ताकि हमें अपडेटेड डेटा जल्दी जल्दी मिलेगा।
तो उससे हम जल्दी अवेयरनेस वो कर सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि उसमें काफी एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, काफी रिसोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो खर्च खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए ना। ये जो मैं 3.5 लाख पोहा वाला का बताया ना, ये लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। ठीक है, हाँ, उसकी वो कर रहा है, उसकी गलती है, मैं मानता हूं वहां पे करप्शन है, वो है वहां पर। लेकिन उसके साथ साथ में जो पब्लिक है वो भी करप्ट है। ठीक है, तो हाँ, तो पब्लिक को भी खुद टैक्स पे करना पड़ेगा। पब्लिक यहां पर एक एक तरीका खोजती है कि मैं टैक्स ना पे करूं। ठीक है, और वो हर क्लास के लोग होते हैं, और उसी के लिए वो लोग जाके सीए लोग को पैसा देते हैं। और सबसे अच्छा सीए, सब सुनो, सबसे अच्छा सीए वही होता है जो अपने क्लाइंट का सबसे ज्यादा टैक्स बचाए। समझ में आया? वही सबसे अच्छा सीए माना जाता है। अगर जो सीए अपने क्लाइंट को ये बोलता है कि आपका इतनी टैक्स लायबिलिटी लीगली आ रहा है और आपको इतना टैक्स लायबिलिटी भरना है, उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा, उसका दुकान बंद हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूं मैं, रियल, बिकॉज आई हैव वर्कड। सो इसलिए तो आप, ये सीए लोग का दुकान बंद हो जाएगा, बिजनेसमैन लोग नहीं जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है कि जहां पर लोग टैक्स बचाने के लिए प्रोफेशनल्स को पैसा देते हैं और खुद टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जब खुद करोगे तो पैसा कहां से आएगा लोगों के पास? जब सरकार के पास, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो भाई खर्चा करने के लिए तो हमारा लिमिटेशन होगा ना। अब ऐसा यूपीएससी में नहीं बोल सकते हैं हम। लेकिन हम लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे मैं यूपीएससी का हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग सब यूपीएससी एग्जाम देने वाले हो, तो मुझे वही बात बोलना है जो आपको एग्जाम में लिखना है। क्योंकि मैं ऐसे रेडिकल बातें करूंगा कि मतलब यहाँ पर क्रांति हो जाए, नक्सलाइट बन जाओ, या ये सब जो आप बात जो कर रहे हो ना, ये नक्सलाइट बोलते हैं। तो नक्सलाइट रेडिकल बात करते हैं, वो यही कहते हैं, क्या वही कहते हैं ना, ये करप्ट, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी सुधरेगा नहीं, ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। वो यही कहते हैं, ये जो बोर्जुआ क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये सिर्फ अपने लिए काम करता है, ये गरीबों के बारे में नहीं सोचता है। तो ये नक्सलाइट कहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं फिर? उनको हम क्या करते हैं? उनके लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। हाँ, तो वो तो आपके ऊपर है ना। लेकिन तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कोई भी ईमानदार नहीं है सिस्टम में? तो आप वो कुछ में आओ ना, आप अपना जिम्मेदारी लो। अगर इस क्लास में हर आदमी बैठा हुआ अपना जिम्मेदारी, एक मिनट, इस क्लास में मान लो कि यहाँ पे सारे लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, आईएएस बन गए, ठीक है, या आईआरएस बन गए। आप लोग असेसिंग ऑफिसर बनोगे, आईआरएस बनोगे तो इनकम टैक्स के। और आप लोग ये डिसाइड कर लो कि मुझे अपना रोल ईमानदारी से करना है, बस अपना अपना रोल, और किसी का नहीं। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, तो मान लो इस साल जो सिलेक्शन हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, सिर्फ एग्जांपल 600 समथिंग है या 700, तो 700 लोग का जो सिलेक्शन हुआ, ये 700 लोग अगर ये डिसाइड कर लें कि इंडिविजुअल लेवल पे वो ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये 700 डिपार्टमेंट में रहेंगे, वो 700 डिपार्टमेंट फंक्शन करेगा कि नहीं प्रॉपरली? तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि दूसरा करेगा तो मैं करूंगा, या दूसरा गलत कर रहा है तो इसलिए मैं भी गलत कर रहा हूं? अरे तो आपको उसी प्रेशर को तो टैकल करना है। आपको आईएएस की कुर्सी क्यों दी जा रही है, पोजीशन क्यों दे रहा है? प्रेशर नहीं टैकल करोगे तो फिर तो कोई भी नहीं बन जाएगा, मैं भी बन जाऊंगा फिर। मुझे भी चाहिए बनना है आईएएस। हाँ, आपको ये जॉब ही है रिस्क और प्रेशर का। ठीक है, आपको उसके लिए ही पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये चीज आपको पहले से पता है। आपको पता है और उसके बाद आप जा रहे हो। आप समंदर में जा रहे हो तैरने, तो आपको पता होना चाहिए ना कि गहराई है, वहां पर डूब सकते हो। उसके बावजूद अगर आप समुद्र में कूद रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। आप उसके हिसाब से प्रोविजन लेके जाओ, नहीं तो कूदो ही मत। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा हूं और यहां पर प्रेशर पड़ेगा तब मैं करप्ट हो जाऊंगा, तो ये बात तो आपको पहले से पता है, अभी से पता है ना, और पता है आपको कि प्रेशर पड़ेगा तो मैं करप्ट हो जाऊंगा, तो फिर मत आओ। कर यही सकते हैं कि आपको प्रेशर को झेलना पड़ेगा, प्रेशर को झेलते हुए काम करना पड़ेगा। यस, इंडिविजुअल लेवल पे आपको ऑनेस्टी, मोरालिटी, एथिक्स
को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए तो एथिक्स पढ़ाया जाता है ना। एथिक्स में क्या होता है कि आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे ईमानदार रहना है। समझ में आ रहा बात? ये चीज होता है, अपना खुद की जिम्मेदारी ले लो, अपने आप बाकी सारा सिस्टम सही हो जाएगा। हम प्रॉब्लम क्या होता है, अब जैसे कचरा, लोग कचरा फेंकते हैं, ठीक है। अब मैं मान लो कि मैं, सभी लोग कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूं ना कि मैं जब खा रहा हूं कहीं बाहर रोड पे, तो मैं ना फेंकूं। मैंने बिस्किट खाया, नमकीन खाया, कुछ भी खाया, तो मैं उस कचरे को, अगर डस्टबिन नहीं है तो मैं अपने जेब में रख लूं, या मेरे पास बैग है तो मैं बैग में रख लूं, ठीक है। आप क्या कहोगे, डस्टबिन नहीं है, सरकार की गलती है, मैं फेंक दूंगा। आप अपने लेवल पे जिम्मेदारी लो ना। समझ में आ रहा बात? तो कम से कम एक आदमी अगर ऐसे ही आपके परिवार में हर आदमी अगर ऐसे करने लगे, आपकी कॉलोनी में हर आदमी ऐसे करने लगे, तो पूरा आपकी कॉलोनी क्लीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम यही है कि क्या सोचता है आदमी कि वो फेंक रहा है तो मैं भी फेंकूंगा, क्योंकि सभी लोग तो फेंक रहे हैं तो मैं भी फेंक देता हूं। तो आप शुरुआत पहले अपने से करो। समझ आ रहा? अपनी जिम्मेदारी ले लो पहले, दूसरे का बाद में सोचना, ठीक है। ये सब सेंटिमेंटल बातें हैं, इमोशनल बातें हैं। देखो, सरकार को हर फ्रंट पे काम करना पड़ता है, ठीक है। सरकार को सिर्फ एक जगह काम नहीं करना पड़ता है, सरकार को डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, सरकार को कुछ प्रोजेक्शन भी करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ जो, अगर हमारे कुछ महान पुरुष हैं तो उनको सेलिब्रेट भी करना पड़ता है। ये सारा सरकार का फंक्शन होता है। जैसे आप एक मिनट मान लो, आप परिवार में हो, आप इंडिविजुअल हो, आप घर में क्या करते हो, आप घर में एजुकेशन में भी खर्चा करते हो, हेल्थ पे भी खर्चा करते हो, ठीक है, बर्थडे में भी खर्चा करते हो, शादी में भी खर्चा करते हो। बर्थडे की क्या जरूरत है, आप वैसे बचा सकते हो ना, लेकिन करते हो क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे वो जरूरी है। तो जिस तरीके से आपको सेलिब्रेशन इंडिविजुअल लेवल पे जरूरी है, उसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी सेलिब्रेशन जरूरी है। समझ में आ रहा? आप भी अगर चाहो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, इनकम कम है, लेकिन वो बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या बाकी ऐसे एंटरटेनमेंट पे खर्चा करते हैं, तो आप उन्हें तो कहोगे फिर आप ये क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे वो भी चीज जरूरी है कि एंटरटेनमेंट भी हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमारे डेवलपमेंट और हमारे विकास के लिए और हमारे लाइफ के लिए वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है। तो उसी तरीके से जैसे इंडिविजुअल लेवल पे जरूरी है, उसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये देखना होता है कि वो चीजें एक लिमिट से ज्यादा ना हो। हमें बस ये ध्यान रखना, बैलेंस हो। मतलब ऐसा ना हो कि अगर मेरा इनकम 100 रुपया हो रहा है और मैं मान लो कि मूर्ति बनवा रहा हूं, वो 110 रुपए का बनवा रहा हूं, या 100 रुपए में से 80 रुपए का मूर्ति बनवा दे रहा हूं, खाली 20 रुपया डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 रुपए की इनकम है, इसमें से मैंने 2 रुपया 5 रुपया अगर मैंने इस सेलिब्रेशन पे खर्चा कर दिया, बाकी 95% मुझे क्या करना है, डेवलपमेंट पे खर्चा करना है। ये प्रपोर्शन होना चाहिए। प्रॉब्लम, कोई भी चीज गलत एज सच नहीं होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से उसका प्रपोर्शन कैसा है वो हमें देखना होता है। जैसे कि ड्रग्स, ड्रग्स गलत नहीं है। ड्रग्स, आपके जो मेडिसिन खाते हो उस मेडिसिन में ड्रग्स होता है। सभी लोग ड्रग्स खाते हो, सभी लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हो, क्योंकि आप अगर ड्रग्स नहीं कंज्यूम करते तो आप मेडिसिन जब लेते हो तो आपको नींद आती है, ठीक है, वो क्योंकि उसमें ड्रग्स होता है, ठीक है। तो ये एंटी डिप्रेशन पिल, उसमें क्या होता है, ड्रग्स होता है। एंटी डिप्रेशन पिल जब खाओगे तो नींद आती है, सोते ही रहोगे, ये फैक्ट है। तो उसमें क्या होता है, ड्रग्स होता है। तो यानी ड्रग्स जो है वो हार्मफुल नहीं है एज सच, लेकिन उसको बैलेंस क्वांटिटी में लोगे, प्रपोर्शन में लोगे और जरूरत के हिसाब से लोगे, तब हार्मफुल नहीं है। तो उसी तरीके से हर चीज होती है। कोई भी चीज गलत एज सच नहीं होता है, वो तो हमने उसे गलत बना मान लिया है। एनीवे, अभी फिलॉसफी शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर चलो। बाउंस क्या हो रहा है यार, यहां पर तो हम लोग आज मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, आज तो पार्लियामेंट का डिस्कशन चल रहा है, सब मूड में है। क्या आदर्श, क्या बाउंस हो गया बताओ? आप जहां से आते हो वहां के पॉपुलेशन के बारे में ही बात हो रहा है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, और इसलिए मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो रहा है। बस यही है। और बाकी उसके बाद पॉपुलेशन जो है, एक और लास्ट फैक्ट है ये, उसके बाद खत्म करेंगे टॉपिक को। पॉपुलेशन ऑफ 0 to 15 years, 0 to 14 and 0 to 14 and 15 to 24, ये जो हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है। और लेकिन 24 to 65,
25 to 64 और 65 प्लस वालों का पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए तो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ा ना, 25 टू 64 वर्किंग एज पॉपुलेशन, जवान होते हैं, काम करने के लायक होते हैं, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। समझ में आ रहा बात? किसी को कोई डाउट है? बस द एंड ऑफ दिस टॉपिक।